नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मेजर बलवंत का एक मज़ेदार उपन्यास, मौत की शतरंज, पार्ट 6। मैं आदमी पहचानती हूँ और उन्हें किस तरह भुगतना है यह भी मुझे आता है, नादिरा ने सख्त आवाज़ में कहा। मैं जानती हूँ कि बदमाशी हो सकती है, पर मुझे तुम जैसे आदमी से भी भुगतना पड़ रहा है मुखर्जी। और मैं समझती हूँ कि उस मूर्ख अपराधी से तुम बेशक ज़्यादा शातिर होंगे, ठीक है ना? मगर नादिरा, पूरी बात सुनो, नादिरा ने कहा। तुम 11 से 11:20 के बीच अपर्णा के पास से हट जाओगे, यानी शिकारे के बाहर होगे। मेरा आदमी ठीक 11:10 पर तुम्हारे शिकारे में पहुंचेगा, गैस ऑन कर देगा और उसके बाद 11:25 पर वह दूर की एक नाव से तुम्हारे शिकारे के किसी ऐसे हिस्से में आतिशबाजी का तीर छोड़ेगा जहां वह गैस पहुंच चुकी होगी। एक विस्फोट होगा, एक भयंकर दुर्घटना, समझे? मेरी कनपट्टियों से तितरा हुआ पसीना बूंदों के एक सिलसिले की शक्ल में धीरे धीरे कॉलर के भीतर जज्ब होता जा रहा था। ओके, नादिरा पूछ रही थी। मुझे मुझे यह सब कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं बड़बड़ाया। शुरू में सब कुछ अजीब सा लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नादिरा मेरे करीब आई। वह बेहद खूबसूरत थी, मुस्कुरा रही थी, पर मैंने अपने आप को उत्तेजनाहीन महसूस किया। मुझे लगा जैसे मैं एक मुर्दे से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। मैं इधर उधर बगले झांकने लगा। नादिरा के शिकारी से लुकता छिपता जब मैं किनारे तक आया तो बिल्कुल असहज था। मैंने कलाई घड़ी देखी थी, 5 बज रहे थे, और तभी मेरा ध्यान नादिरा के शिकारी की ओर चला गया था। वह शिकारा अपनी स्थिर जगह छोड़कर अब मेरे शिकारे से दूर सरकता जा रहा था। मुझे लगा कि अपने आप को संभालना चाहिए और मैंने तय किया किसी जगह पहुंचकर 1-2 पैग विस्की गले उतारूं। उस हालत में मैं कुछ सहज हो सकता था। मैं मुड़ा। बार बहुत दूर नहीं था, पर मुड़ने से पहले जब मैंने अपने शिकारी की ओर देखा तो अनायास ही नजरें वंदना वाले शिकारे पर जा ठहरी। मैं बुरी तरह चौंक गया। उस शिकारे से मैंने कैलाश किचलू को बाहर आते हुए देखा था। किचलू वंदना का परिचित है? कैसे और क्यों हो सकता है? यह समझ में आने वाली बात नहीं थी। मैं कुछ परेशान हो उठा, पर इस सब पर इस समय माथापच्ची करने के बजाय मुझे 2 पैग गले उतार कर नादिरा की उस हत्यारी स्कीम से अपर्णा को बचाने के बारे में सोचना था। मैं वंदना और किचलू को भूल गया। बार में आकर मैंने टेबल संभाली और वेटर को बुलाकर ऑर्डर दिया, 1 लार्ज पैग। फिर माथा मसलते हुए उन शब्दों को याद करने लगा। नादिरा का आदमी 11:10 पर गैस खोलने पहुंचेगा। मैंने उस आदमी को देखा नहीं है। मैं उसे देख लूँगा और कोशिश करूँगा कि अपर्णा कहीं जाने के लिए तैयार हो जाए। मैं उसे शिकारे के बाहर ले आऊँगा। शायद इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। मैं जानता था कि इस मामले में ज़्यादा आगे बढ़कर ना तो अपराधी को पकड़ सकता हूँ और ना ही अपनी जबान खोल सकता हूँ। उस आदमी को पकड़ लेने का मतलब होगा नादिरा का सामने आना, और नादिरा के किसी भी रूप में सामने आते ही मेरा चेहरा साफ होने में देर नहीं लगेगी। हम लोग हत्या की कोशिश के आरोप में षड्यंत्र में बंद हो जाएंगे। हत्या और हत्या की कोशिश लगभग समान अपराध है, मुझे मालूम था। मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि इसके अलावा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। वेटर विस्की ले आया। मैंने जल्दी से उसे गले में उड़ेल लिया, फिर एक और पैक का ऑर्डर देकर पिछले समूचे हालात से उलझने लगा। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। जहां तक मैं आ चुका था वहां से वापसी भी असंभव थी। हे! मैं चौंका। अचानक ही निगाहों में राजीव आ गया था। हाँ, वह राजीव ही था, मेरा पुराना दोस्त। वह मेरे बिल्कुल करीब वाली टेबल पर बैठा हुआ हौले हौले विस्की के सिप ले रहा था। उसने मुझे देखा, फिर मुस्कुरा पड़ा, एकदम उठकर मेरे करीब आ पहुंचा। तू? वह आश्चर्य से देख रहा था। मेरे हाथ में गोल्डन चेन घड़ी थी, शानदार सर्ज का सूट, महंगी टाई और उंगलियों में अंगूठियां। तकलीफ के बावजूद अपर्णा की दौलत ने मेरा रंग निखार दिया था। वह मुझे अविश्वसनीय निगाहों से देख रहा था। बुदबुदाया, तू तू ही है ना? हाँ, मैं मुस्कुराया। उससे भेंट में मैं एकदम हल्का हो गया था। मेरा पैक आ गया। मैं सिप करने लगा। पर तू मुखर्जी, लॉटरी खुली क्या? यही कुछ समझ ले, मैंने कहा। वह सब बाद में बतलाऊंगा। तू बतला, यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ इंडियन टूरिज्म के ऑफिस में हूँ। गाइड कोर्स किया है मैंने। पर तू तो आईएएस करना चाहता था।
हाँ यार, उसने सिर लटका लिया, पर तकदीर की बात है। इसके बाद राजीव मुझे बतलाने लगा कि किस तरह उसके सपने सच्चाई ने तोड़े, क्या कुछ घटा और अब वह जैसे तैसे करके जिए जा रहा है। हल्की झूम लिए हुए हम लोग बाहर निकल आए थे। राजीव इधर उधर की घर बाहर की बातें करता रहा था। सहसा मैंने सवाल किया था, तू कितना कुछ पा जाता है यहाँ? यही कोई 1,500-2,000 तक। अगर तुझे ज़्यादा निश्चिंतता से 3,000 मिलने लगे तो कैसा लगेगा? उसने मुझे हैरत से देखा, फिर व्यंग से मुस्कुराया। गाइड से एकदम टूरिज्म डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के प्रमोशन का नियम नहीं है। मैं तुझसे सीरियसली कह रहा हूँ। उसने मुझे अविश्वास से देखा। हाँ, मैंने उसका कंधा थपथपाया। बिल्कुल सच। यह काम हो सकता है, कल ही हो सकता है। तुझे सिर्फ यह करना है कि कल सुबह आ जा। कहाँ? मैंने उसी शिकारे का नाम बतला दिया। मैं उसी में रुका हूँ। पर पर वह तो करोड़पति लोग किराए पर लेते हैं। यार, तू वहाँ किसी अमीर का सेक्रेटरी वेक्रेटरी। वह सब छोड़, सुबह आ जा। कहता हुआ मैं मुड़ा और तेजी से लौट पड़ा। मेरे पास वक्त कम था, 7 बज चुके थे। मुझे जल्दी से जल्दी अपर्णा को शिकारे से बाहर निकाल लेना था और तब तक बाहर रखना था जब तक कि आतिशबाजी हो न चुके। अपर्णा ने अब भी भीतर से दरवाजा बंद कर रखा था। गिद्दा ने मुझे बतलाया, वह दिन भर से किसी से नहीं मिली। किचलू साहब आए थे, उनको भी लौटा दिया। बहुत गुस्से में है। मैंने जवाब नहीं दिया, हौले से थपकी दी। कौन? मैं, मुखर्जी। मैंने कुछ तक पकाते हुए कहा। फिर सोचने लगा, अगर गिद्दा के सामने उसने किचलू की तरह मुझे भी लौटा दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। पर गनीमत हुई, ऐसा नहीं हुआ। द्वार खुला, गिद्दा लौट गया। अपर्णा सामने थी। मैं उसकी ओर मुस्कुराया, एक हद तक जबरदस्ती, पर उसे मेरी मुस्कान या प्रतिक्रिया देखने समझने की फुर्सत ही नहीं थी। वह मुड़ी और फिर से सोफा कुर्सी में धंस गई। मैं दरवाजा उड़काकर उसके सामने ही जा बैठा। टेबल पर विस्की रखी हुई थी। वह पैक भरने ही जा रही थी। उसने शिष्टतावश पूछा, लोगे? एक आध पैक ली जा सकती है। उसने पैक भर गया। हमने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा, फिर सिप लेने लगे। वह बोली, सुबह की घटना का मुझे अफसोस है। मुझे भी, मैंने कहा। हमारे बीच चुप फैल गया। कभी कभी मुझे जाने क्या हो जाता है। शायद मुझे भी। मैंने घूंट भरा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह बोली, तुम ठीक कहती हो, हम पति पत्नी हैं। हाँ। उसने पैक खाली कर दिया। तुम कुछ ज़्यादा ही कर्तव्य पालन पर आमादा थे। होना चाहिए, आखिर मैं पति हूँ। तुम यह भी भूल गए थे कि तुम्हारे कर्तव्य पति के पहले सिर्फ इतने हैं कि तुम मेरा कहना मानो। तुम उल्टा रिवाज चला रही हो। मैंने चिढ़कर जवाब दिया। इसी तरह चलेगा। उसने मुझे जलती निगाहों से देखा। तुम जानते हो ना, इसी तरह चलना है। वह स्वर ही नहीं, निगाहों से भी धमकी दे रही थी। मैं इस तरह की धमकी के लिए तैयार था। मैंने कहा, मैं परवाह नहीं करता। तुम्हें करनी पड़ेगी। वह एकदम चीख पड़ी। धीरे बोलो, हम पति पत्नी हैं। मैंने कहा, सच तो यह है कि तुम एक नौकर हो, महंगी किस्म के नौकर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे आश्चर्य है कि एक नौकर इतनी लंबी जबान में कैसे बोल रहा है। आश्चर्य की कोई बात नहीं, मैंने उसे उछालने की कोशिश करते हुए कहा। नौकरों के भी डेजिग्नेशन होते हैं। मैं चपरासी नहीं, डेजिग्नेशन में तुम्हारा पति हूँ। उसने जबड़े भींच लिए। और ध्यान रखो बेबी, मैं एक ऐसी कंफर्म्ड पोस्ट पर हूँ जो ट्रांसफरेबल नहीं है। मैं मुस्कुराया। मैं भीतर ही भीतर खुश हो रहा था। विस्की दिमाग को किस तरह समझदारी दे देती है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, पर आगे से तुम ध्यान रखोगे। कैसा? उसी सब का जो आज घटा था। अपर्णा ने तमतमाते हुए कहा, यह सब दोहराया नहीं जाना चाहिए। हालात पर निर्भर है, और कमबख्त इस शहर में मौसम इस कदर अजीब है कि कुछ मामलों में पति ऑर्डर नहीं मान सकते। मैंने उसे प्यार से छेड़ने वाली नज़रों के साथ देखा। इसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है ताकि तुम मौसम से प्रभावित ना हो भी जाओ तो अपने कपड़े फाड़ते रहो। वह उठ पड़ी। आओ मेरे साथ। मैं चकित हो गया। उसे शायद नशा हो गया है, मैंने सोचा। मैं वहीं बैठा हुआ था। मुखर्जी, वह खिड़की के पास खड़ी थी। कम एंड सी। मैं उठा, उसके पास जा पहुंचा। आज दोपहर से यह शिकारा भी हमने किराए पर ले लिया है ताकि तुम पर मौसम असर न कर सके। वह शांत स्वर में बोली।
यानी यानी तुम कह रही हो कि हम अलग अलग शिकारों में होंगे? हाँ, वह मुस्कुराई। तुम उसकी खिड़की से मेरे शिकारे को देख सकोगे। इस तरह मौसम का असर दिमाग से रुखसत करने के लिए काफ़ी होगा, ठीक है ना? मैं चेहरा सिकोड़ कर रह गया। मैं कर भी क्या सकता था? वह मुड़ी और अपनी जगह जा बैठी, नए पैक भरने लगी। खिड़की के पास से मैं उस शिकारी को देखता रहा, जो मुश्किल से 100 गज के फासले पर थमा हुआ था। अब मुझे उसमें रहना था। उसने इस तरह सच में मुझे मौसम से भुगतने का नहीं, खुद को मौसम से बचाने का इंतजाम कर डाला था। अचानक मैंने कलाई खड़ी की और देखा। 9 बज चुके थे। मैंने सारे विचार एक तरफ किए और उसके सामने जा बैठा। अगला पैग होठों से लगाते हुए कहा, ठीक है, तुम जो भी करो मुझे मंजूर है। इसके अलावा तुम्हारे बस में कुछ है भी नहीं। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, मैंने कहा। फिर बात बदली। पर तुम मेरी एक प्रार्थना तो मान ही सकती हो। क्या? हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। कहाँ? कहीं भी, कहीं घूमेंगे। कितना बढ़िया मौसम है। कम से कम किनारे पर घूमते हुए हम रोशनी की अटखेलियों का मजा तो ले ही सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। पर तुम्हें परेशानी क्या है? यह मेरी इच्छा है। वह अधलेटी हो गई। मुझे इसी तरह मजा आ रहा है। इस मजे को मैं नहीं खोना चाहती। पर प्लीज़, मैं गिड़गिड़ाया। वह हैरत से मुझे देखने लगी। हमें चलना ही चाहिए अपर्णा। तुम नहीं जानती कि... बोलते बोलते मैं थम गया। क्या बात है? उसकी निगाहें संदेह से भरी हुई थी। यानी तुम मेरी एक सड़ी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? मैं कुछ इस तरह बोला था कि उसकी निगाहों का संदेह मिट जाए, और मुझे खुशी हुई। ऐसा ही हुआ। वह हंस पड़ी। तुम भी खूब हो, कभी कभी बिल्कुल बच्चे हो जाते हो। तुमने ही मुझे बच्चा कर दिया है। वह हंसती। फिलहाल छोड़ो, कल चलेंगे। मैं समझ चुका था कि अब उसे अपने निर्णय से डिगा पाना कठिन है। मैं चुप हो गया। उससे कहीं ज़्यादा घबरा गया था। मेरी निगाहें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। लग रहा था जैसे उसकी बहुत कमज़ोर धड़कन भी मैं घन की तरह दिल को कूटते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे दिल में हौल मचा हुआ था। अब क्या करूँ? मैं परेशान सा बाहर आ खड़ा हुआ। गिद्दा किसी अजनबी कश्मीरी के साथ बैठा गपशप कर रहा था। मैंने जबड़े खींच लिए। शायद यही है वह किराए का हत्यारा। पर ज़रूरी तो नहीं कि वही आदमी हो। मेरा दिल हुआ कि बढ़ूं और उसे गर्दन से पकड़ लूं, फिर उसके जबड़े तोड़ डालूं। पर यह इस समय महज पागलपन होता। मैंने दिल को काबू किया और मुझे लगा कि संतुलित होकर सोचना चाहिए। मैं यह भी देख रहा था कि शिकारा के पास ही एक छोटी सी नाव है। जरूर वह इसी नाव पर सवार होकर दूर चला जाएगा। फिर वह तीर छोड़ेगा जो पल भर में अपर्णा को महज चीथड़ों की शक्ल में बदल डालेगा। मैं सिहर उठा, मुड़ा और एक सिगरेट सुलगाई। फिर चहलकदमी करता रहा। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मैं भीतर पहुंचा। अपर्णा उसी तरह पी रही थी। मेरा दिल हुआ कि उसे टोक दूं। तुम बेहोश हो जाओगी। और मुझे लगा कि उसका बेहोश हो जाना ही ठीक है। मैं उसके सामने जा बैठा। तुम अपने शिकारी पर पहुंचो, वह बोली। अभी जाता हूँ, मैंने कहा। वह फिर घूंट लेने लगी। 10 बज रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं उसे देखता रहा। मेरा चेहरा सख्त होता चला गया। मैं दरवाजे तक गया। मैंने देखा कि गिद्दा पिए जा रहा था, और उसी समय मैंने देखा कि वह आदमी जिसे थोड़ी देर पहले मैंने गिद्दा के पास गप्पे करता हुआ देखा था, किचन से निकलकर गिद्दा के पास खड़ा हुआ। अच्छा, अलविदा। मैं मुड़ा और आंधी की तरह दौड़ा हुआ भीतर घुसा। घबरा कर अपर्णा उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? वह बौखला कर चिल्लाई, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उसे आंधी की तरह अपनी बाहों में भरा और खिड़की के करीब आया। छोड़ो, छोड़ो, वह मुक्के मारने लगी, पर मैंने उसकी परवाह नहीं की, ना ही कोई जवाब दिया। खिड़की के पास आते ही मैंने उसे जोर से पानी में उछाल दिया और वह चीखी। अगले ही क्षण उछलता हुआ मैं उसके पास पानी में जा गिरा। अब मैं उसे खींचता हुआ अपने शिकारी की ओर तैर रहा था। बदहवास अपर्णा मुझसे छिपकली की तरह चिपकी रह गई थी। वह गालियां बक रही थी। यू इडियट, कुत्ते के पिल्ले, तुम मुझे मार डालना चाहते हो? ए! पर ज्यादा देर नहीं बोल सकी थी अपर्णा। जब मैं अपनी शिकारी के पास पहुंचा, उसे उस पर उछाल रहा था। ठीक तभी एक जोर का धमाका हुआ। चौंक कर मैंने और उसने देखा। अपर्णा की शिकारी की जगह धुआं, तिलंगे, रोशनियों की रंग बिरंगी आतिशबाजी हो रही थी।
उसका नशा हिरन हो गया था। उसकी आंखें फैली हुई थी, वह कांप रही थी। देर तक उसके मुंह से बोल नहीं निकल सका था। मैंने उसे ठीक जगह बिठाया और शिकारी वाले को बुलाकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? फजलुर रहमान सरकार। तो ऐसा करो फजलू मियाँ, कुछ विस्की बनाओ और कुछ नमकीन चाहिए हमें, मैंने कहा। फजलू चला गया। वह अब भी बुत बनी बैठी थी, ऐसे जैसे उसका दिमाग बंद हो गया हो। मैंने एक बड़ा टॉवल उस पर डालते हुए कहा, जाओ कपड़े बदल लो। कपड़े उसमें खत्म हो गए। वह रुआंसी होती हुई बोली, कोई बात नहीं, तुम ये टॉवल ही पहन लेना, मैंने कहा। फिर सहसा याद हो आया, अरे हाँ, मेरा सामान तो तुमने यहीं रखवा दिया था। मैं अटैची की ओर लपका। एक पायजामा, कुर्ता और स्वेटर बाहर निकाला। यह पहनाओ, कल देखा जाएगा। वह चुपचाप उठी और बाथरूम में धंस गई। मैंने जेब से कलम कागज निकाला, एक चिट लिखी और उसे टेबल पर रखकर बाहर आ गया। फजलू से मैंने कहा, मेम साहब घबरा गई है, मैं अभी आता हूँ, तुम उनका पूरा ख्याल रखना। जी हुजूर। मैं तेजी से किनारे की ओर चल पड़ा। मैंने जबड़े भींच रखे थे और मैं किसी भी तरह उस आदमी को पकड़कर एक बार अच्छी तरह पीट देना चाहता था। इसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं थी कि नादिरा को मालूम हुआ तो वह क्या कहेगी। किनारे पर उस विस्फोट को लेकर चिमगोइयां हो रही थी। लोग हक्के बक्के खड़े थे। कुछ पुलिस वाले भी आ चुके थे। मेरी निगाहें तेजी से चेहरे देख पहचान रही थी। सहसा मेरी नजरें उस व्यक्ति पर जा ठहरी। उसके कपड़े गीले थे और वह कई लोगों से घिरा हुआ बड़बड़ा रहा था। बस पानी इतनी जोर से हिला कि मेरी नाव उलट गई। मैं गिर पड़ा। या खुदा, क्या खौफनाक नजारा था यह। हरामजादा, झूठा, किस सफाई से बच गया था वह, मैंने सोचा। फिर एक वहीं खड़े नाविक के पास जाकर पूछा, यह आदमी कौन है? ये असद है साहब, बहुत गरीब आदमी है, बच गया। वह जो बाजार दिख रहा है ना, उसके पार इसका घर है। मैंने एक क्षण सोचा, फिर चुपचाप उस ओर चल पड़ा जिधर असद का घर था। आगे जाने पर मुझे असद का घर भी मिल गया। एकांत घर में ही मैं उससे बात करना चाहता था और मुझे लगा था कि घर सुनसान है। मैं एक और असद की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 5 मिनट बाद ही वह आ पहुंचा। जैसे ही वह घर में समाया, मैं उसके पीछे लपक गया। भीतर घुसूं उसके पहले ही मुझे मालूम हो गया कि कोई है, पर गलतफहमी थी। मैंने देखा, उसने दिया जलाया और एक खाली दीवार की ओर दुआ की मुद्रा में हाथ फैलाकर बड़बड़ाने लगा, मुझसे गुनाह हुआ है मेरे मालिक, पर मुझे माफ़ कर देना। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं इस गुनाह की खातिर जरूर दोजख में जाऊंगा, पर परवरदिगार, एक बार मेरे यूनुस की जान बच जाए। मैं कुछ परेशान हो गया था। अजीब अपराधी है, कमबख्त, गुनाह करके दुआ मांग रहा है। मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ। वह बुरी तरह चौंका, ऐसे जैसे उसने भूत देखा हो। फिर लगभग लड़खड़ाती आवाज में पूछने लगा, तुम कौन हो? तुम तो वही हो ना जो। अचानक उसने शब्द थाम लिए। क्या चाहते हो तुम? वह जूझने की मुद्रा में उठा, पर उठ नहीं पाया। मैंने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर चढ़ा। वह कराहा दीवार से टकरा गया। संभले इसके पहले ही मैंने उसके मुंह पर एक तड़कती हुई लात जमा दी। वह बेहोश हो गया। मैं वहीं बैठ गया, सिगरेट सुलगाई और उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। 1 घंटे बाद मैं समद के झोपड़े से निकला। वह भी मेरे साथ था। उसने अपराध किया था, पर उससे भी ज़्यादा बड़ा अपराध था उसकी गरीबी, जिसके कारण वह अपनी बेगुनाह लड़के का मुकदमा नहीं लड़ पा रहा था। नादिरा ने इस खतरनाक काम के लिए उसे 2000 दिए। मैंने उसे बतलाया था कि जिसकी हत्या के लिए उसे तैनात किया था, मैंने उसे बचा लिया है और अब उसकी रक्षा करके असद चाहे तो 5000 कमा सकता है। वह खुश हुआ था और आसानी से तैयार हो गया था। मैंने उससे उसके बेटे यूनुस की कसम लेकर वफादारी की गारंटी ली थी। उसने यह गारंटी दी। बोला था, हुजूर, अपनी जान देकर भी मैं अपना काम निभा जाऊंगा। और फिर मैंने उसे फजलुर रहमान के साथ रहने और शिकारी पर काम करने के लिए तैयार कर लिया था। यह भी हिदायत दी थी कि वह मुझे छोटी से छोटी खबर देता रहे। मैंने आधी रात को ही उसे फजलू के साथ रख दिया था। फजलू ने बताया, मेम साहब अब तक डरी हुई है मालिक, वे जाग रही है। मैं भीतर पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया और अपर्णा के पास जा खड़ा हुआ। वह भटकी भटकी निगाहों से कभी मुझे
और कभी शिकारे में यहाँ वहाँ नजरें दौड़ा रही थी। मैं मुस्कुराया। वह भयभीत स्वर में बुदबुदाई थी, मुझे मुझे कोई मार डालना चाहता था मुखर्जी। हाँ शायद, मैं बोला। उसके पास ही पलंग पर बैठ गया। मैंने मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वह रो पड़ी। मैंने उसका सिर दुलराया। वह चाहे जैसी हो, पर उसने मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं किया था, मैंने सोचा। इसके साथ ही मुझे लगा जैसे वह एक बच्ची है, मासूम और शरारती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अचानक वह फिर बिल्ली की तरह गुर्राई और उसने मेरा हाथ अपने सिर से दूर झटक दिया। तुम तुम जानते हो उसे? किसे? जो मुझे मार डालना चाहता था। नहीं, मैंने कहा, हालांकि इस झूठे में मुझे काफ़ी कठिनाई हुई। तब तब तुमने मुझे पहले से किस तरह बचाया? उसकी आंखों में शक था और मैं सोच चुका था कि वह यही पूछेगी। मैंने कहा, समझ से काम लो पढ़ना। तुम्हें याद होगा, मैं बीच में बाहर गया था। मेरी नाक में गैस की तीखी गंध आ रही थी और मुझे लग रहा था कि गैस खुली छोड़ दी गई है। बस मेरे लिए इतना शक करना काफ़ी था। तुम्हें यही शक क्यों हुआ कि कोई हमारी हत्या कर देगा? इसलिए कि करोड़पतियों के साथ यह होता ही है और तुम भूलती हो कि तुम्हारा वकील अब भी ट्रस्ट पर अपनी आशाएं टिकाए हुए है। उसने बड़ी समझ से सब कुछ योजना बनाई होगी। फिर यह भी हो सकता है कि ये महज इत्तेफाक हो। यह सब कुछ मैंने इतनी समझ, विश्वास और चतुराई से कहा था कि वह चुप हो गई। शायद वह खन्ना के बारे में सोचने लगी थी। मैं खुश था कि मैं उसका दिमाग बदल चुका हूँ। वह मुझे अविश्वसनीय ढंग से देख रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा था, बुरा मत मानना पड़ना, मैं तुम्हारा पति, नामधारी नौकर हूँ और मुझे मालूम था कि मालिक की जिंदगी बचाना मेरा धर्म है। ओह नहीं नहीं मुखर्जी, ऐसा मत कहो। वह रो पड़ी। फिर उसने अपना सिर मेरी गोद में डाल लिया, बच्चों की तरह बिलखने लगी। मैं उसके बाल सहला रहा था और सोच रहा था, बेशक यह बच्ची है। उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि मैं नादिरा का साथ छोड़ दूंगा। मगर नादिरा को छोड़ पाना मेरी इच्छा पर नहीं है। यह अगली दोपहर ही साबित हो गया था। सुबह मैं बहुत खुश था, इसलिए कि पहली बार मैंने अपर्णा को पत्नी के रूप में पा लिया था और वह बहुत कुछ बदल गई थी। मुझे लेकर उलझन और आशंका से भरा उसका दिमाग खाली हो चुका था और उसकी जगह विश्वास उभर आया था। यह विश्वास ही था जिसके आधार पर मैंने सुबह सवेरे जब राजीव मुझसे मिलने आया उसे सेक्रेटरी के रूप में रखवा लिया। वह सचमुच नाटकीय क्षण था और मैंने अपर्णा का बदलाव देखा था जब राजीव को मैंने उसके सामने पेश किया था। मैंने राजीव के बारे में उसे सब कुछ बतलाया और उसकी योग्यता और विश्वसनीयता के बारे में बात की। वह बोली थी, तुम जो कुछ भी करोगे ठीक ही करोगे, मगर तुम्हारी इजाज़त जरूरी है अपर्णा। मैंने विस्मय से उसे देखा था और मैंने पाया कि वह बड़े ही मोहक तरीके से मुस्कुराई। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और सवाल किया, सचमुच? हाँ सचमुच, मैंने गंभीरता से कहा। यह सारी दौलत तुम्हारी है और तुम्हारी राय के बिना मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वह दौलत तुम्हारी भी है मुखर्जी, इसलिए कि दौलत वाली तुम्हारी है, उसने कहा। राजीव के लिए तनख्वाह, काम, सुविधाएं सभी कुछ अपर्णा ने मुझ पर छोड़ दिया था। बोली, बस अब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे तनाव बांट लो। राजीव ने बाहर आकर कहा था, सचमुच भाभी तुम्हें बहुत चाहती है। मैंने जवाब नहीं दिया, उसे काम समझा दिया था। इस समय तुम्हें हम लोगों का साथ देना है राजीव। हम एक उलझन में हैं और मुझे भरोसा है कि तुम मेरा साथ दोगे। उसने वायदा किया। मैंने उसे बतला दिया था कि सारा मामला कुछ इतना हौच-पौच है कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। पर राजीव को अपर्णा के गिर्द और इधर उधर मुस्तैदी से लोगों और उनकी बातचीत पर नजर रखना है। यही इस समय काफ़ी है। राजीव ने उत्तर दिया था, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं संभाल लूँगा। फिर मैंने अपर्णा से एक औपचारिक सी स्वीकृति सम्मत को शिकारे पर रखने के लिए ली थी। उसके बाद मैं नादिरा से भेंट करने निकल पड़ा था, किंतु बाहर आकर मुझे इरादा बदल देना पड़ा। मैंने देखा कि किचलू किसी कश्मीरी को साथ लिए चला आ रहा था। उसने कुरेदने वाली निगाहों से मुझे देखा। हेलो मिस्टर मुखर्जी। मैंने जवाब नहीं दिया। वह उखड़ा हुआ सा अपर्णा के कक्ष की ओर बढ़ा, बड़बड़ाता भी गया था। मुझे रात की घटना अभी अभी जानने को मिली है। ये उस शिकारे का मालिक है, शेख नबी।
नबी ने झुककर मुझे अभिवादन किया। किचलू के चेहरे पर उलझन और तनाव था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वैसा कैसे हुआ, पर बहुत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला था। ईश्वर की कृपा है कि आप लोग। शब्द उसके अधूरे ही रह गए थे। वह भीतर जा पहुंचा था। मैंने तय किया कि इस बार मैं भी अपर्णा के सामने मौजूद रहूंगा। आखिर किचलू को भी मालूम हो जाना चाहिए कि आज वह जिस अपर्णा से मिलेगा वह बदली हुई होगी। गुड मॉर्निंग मैडम। किचलू उसके सामने जा खड़ा हुआ। एक और शेख नबी रुआसा सा खड़ा हुआ था। अपर्णा के चेहरे पर भय, चिंता और तकलीफ उभर आई। मैंने महसूस किया जैसे किचलू के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने अपर्णा कुछ कुछ दब जाती है। किचलू ने नबी का परिचय दिया और बतलाया, यह बिल्कुल बर्बाद हो गया बेचारा, पर खुशी है कि आप और मिस्टर मुखर्जी सुरक्षित रहे। उफ, लोग बतलाते हैं कि बड़ा खौफनाक नज़ारा था। हाँ, अपर्णा ने मिन मिनाकर कहा। मैडम, किचलू कुछ विनम्र और बहुत हद तक अधिकार भरे स्वर में बोला। नबी के पास जो कुछ था वही शिकारा था। उसी से इसकी दाल रोटी चलती थी। वह तो तबाह हो गया। यूँ इसका कोई हक तो नहीं बनता, पर फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसे कुछ दिलवा दिया जाए। अपर्णा ने बड़ी बेबसी और मायूसी के साथ किचलू को और फिर मुझे देखा। मैंने कहा, अफसोस हमें भी है मिस्टर किचलू, पर शिकारी का बीमा जरूर रहा होगा। किचलू की भवें चढ़ गई। उसने कुछ गुर्रा कर मुझे इस तरह देखा कि जैसे वह मुझे बीच में सह नहीं पा रहा है। मेरा दिल हुआ कि आगे बढ़कर उसका मुंह तोड़ दूं और कह दूं, बेवकूफ़ आदमी, तुम अदना नौकर हो और मैं मालिक। देखने के लिए नज़र में भी एक तमीज होनी चाहिए, यह मत भूलो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हो नहीं सकता था। अपर्णा ने कहा, तुम तय कर लो इससे कितना ठीक रहेगा। मगर मेरा ख्याल है अपर्णा, यह यहीं तय हो जाना चाहिए। मैं फिर बोला, ज़्यादातर शिकारी वाले बीमा करवा रखते हैं। यह अलग बात है कि हम कुछ दे दें, जबकि सच तो यह है कि इसके आदमी की लापरवाही के कारण ही हमारी जान जाते जाते बची है। मुझे कुछ गुस्सा आने लगा था। मिस्टर मुखर्जी, किचलू ने मुझे गुर्रा कर देखा। वह आदमी भी शिकारी के साथ मारा गया, यह भी हमें याद रखना चाहिए। किचलू साहब, आप अपनी म्यूजिकल बातचीत अगर अपनी मालकिन से ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने नाराज होकर जवाब दिया, फिर एक कड़वी चेतावनी दी। मुझे ढोल की आवाज़ पसंद नहीं है। देखिए देखिए मिस्टर, किचलू तमतमा उठा। मेरा ख्याल है कि कश्मीर में देखने के लिए आपके अलावा भी दर्शनीय चीज़ें हैं। आप ज़्यादा बोल रहे हैं। वह चिल्ला पड़ा। आपको धन्यवाद देना चाहिए कि मैं अब तक सिर्फ बोल रहा हूँ। ओह, वह झुंझलाकर गुस्से और नफरत से कांपने लगा। उसने अपर्णा से कहा, मैडम, मैं लंबे अरसे से नौकरी में हूँ, पर इस तरह मुझसे आपके नाना जी ने भी बात नहीं की थी। मगर मैं अपर्णा का नाना जी नहीं हूँ किचलू साहब। मैंने ज़्यादा मुस्कुरा कर उसका मजा लिया। तभी अपर्णा बोल पड़ी, प्लीज़ मुखर्जी, इस सब पर बहस करने का वक्त नहीं है, छोड़ो इसे। रात वाली घटना से मैं अब भी परेशान हूँ। वह किचलू की ओर मुड़ी। ठीक है कैलाश, तुम नबी का काम निपटा दो। फिर उसने सिर थाम लिया। ज़रूर। किचलू मुड़ा और फिर मेरी तरफ घूरता हुआ जाने लगा। मुझे बहुत कुछ निपटाना है। मुझे भी, मैंने भी कह डाला। फिर उसके पीछे हो लिया। किनारे पर जब हम लोग आ गए तो मैंने किचलू को रोका। सुनो। वह रुक गया। आगे से ध्यान रखना, मैं बहुत शिष्ट और शालीन आदमी नहीं हूँ। बाई चांस रेगरपुरे से कश्मीर में आया हूँ, पर मेरी आदतें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। क्या मतलब? मतलब डिक्शनरी में देख लेना। फिर भी न समझ सको तो किसी दिन इसी तरह आकर बदतमीजी करना, मैं समझा दूंगा। वह नफरत से भुनभुनाया। शेर घास नहीं खाते, जानते हो ना। मैं तुम जैसे आदमी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मेरा ख्याल है ऐसा करके तुम समझदारी ही करोगे। वैसे जानकारी के लिए तुम्हें बतला दो कि मुझे शेरों को गधे में बदल देना आता है और तब वे घास भी खाने लगते हैं। ओके। उसने ढेर सा थूका और नबी के साथ चला गया। मैं उसे देखता रहा। तय कर चुका था कि अगली झड़प में मैं उससे मुक्के से बात करूंगा। जब वह दूर जाकर भीड़ में गायब हो गया तो मैं नजरें इधर उधर बचाता हुआ नादिरा के शिकारी की ओर सरकने लगा। मुझे मालूम है तुमने उसे बचाया। तुम? आह! वह दांत पीस रही थी, बुरी तरह झुंझलाई हुई थी। उसकी सारी हरकतें ऐसी थी
जैसे वह खतरनाक किस्म से पागल होती जा रही हो। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्या तुम मुझसे धोखा करना चाहते हो कि मैं इसी तरह सारे मामले में मूर्ख बनी रह जाऊं? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है नादिरा। सच तो यह है कि गैस की गंध इतनी तेज थी कि वह समझ गई खतरा है। जब मैंने उछाल ली तो उसने भी उछाल लगा दी, और तब मुझे उसे विश्वास दिलाने के लिए उसे बचाना ही पड़ा। मैं अपनी ओर से अपने आप को संभाले हुए तगड़ा झूठ बोल रहा था, पर मुझे लगता था कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। शायद मेरा चेहरा भी कुछ उखड़ा हुआ है। पर मैंने साफ साफ देखा था कि पहले उसने छलांग लगाई। नादिरा ने तुनक कर जवाब दिया, मुझे लगता है अविश्वास के कारण तुम्हारी आंखें गड़बड़ा गई हैं। तुम बौखलाने लगी हो। मैंने भी उतनी ही तेज आवाज में कहा, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझदार समझती हो, और इसलिए तुमने जब स्कीम बनाई तब भी मुझे लगता था कि इसी तरह की स्कीम बनाना गली में घूमते काम करा लो वाले बढ़ियों के दिमाग से निकल सकती है, किसी कलाकार बढ़ई के दिमाग से नहीं। गैस की कितनी तेज गंध होती है, और उसके फैलने भर से आदमी कितना बड़ा खतरा महसूस कर सकता है, तुमने सोचा ही नहीं। नॉनसेंस। वह कुछ सहमी। मेरी चिल्लाहट से कुछ संयत भी हुई, पर नफरत और अविश्वास उसकी निगाह से नहीं हटा। बोली, ठीक है, अब स्कीम तुम बनाओगे और मैं भी बनाऊंगी। देख लेंगे तुम किस तरह क्या करते हो। मैं एक स्कीम बना चुका हूँ। क्या? अगर मामले पर दूसरे पहलू से सोचा जाए तो क्या बुरा है? मैं बोला, हम चाहें तो हत्या जैसे खतरनाक इरादे से बचाव करके भी बहुत कुछ बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। उसकी आंखें छोटी बड़ी होती हुई घूरने लगी। मैंने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं उसका पूरा, यहाँ तक कि अंधा विश्वास ले सकता हूँ। इस विश्वास के तहत बड़ी सुविधा से हम उसे खाली करना शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा कारोबार सोचा जा सकता है जिसमें सारे अधिकार हमारे पास रहें और धन वह लगाए। फिर वह कारोबार हमारे निजी फायदे में निजी जायदाद होकर जुड़ जाए। क्या आइडिया है? और मैं तुम्हारी रखेल बनी रहूं? क्यों? सुलग कर नादिरा ने कहा। नहीं, कान खोलकर सुन लो मुखर्जी, मुझ पर अपना बंगाली दिमाग चलाने की कोशिश मत करो। मैंने भी बहुत मछलियां खाई है। मैंने उसका मजाक उड़ाया, कंधे उचकाते हुए मुंह बनाकर कहा, मुझे तो लगता है यह फायदा तुम्हें तभी मिला होगा जब तुम मच्छी मारी करती रही होगी, है ना? बको मत। नादिरा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ सा जड़ा। सुनो, अब मैं बतलाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा वह जो मैं चाहती हूँ, और तुम वही करोगे जो मुझे चाहता है। अपर्णा खत्म होगी। तुम मुझसे सहयोग करोगे। मगर खामोश रहो। यह बकवास है। मैंने निर्णय दिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे हत्या वत्या का चक्कर पसंद नहीं है। वह बेहद कड़वी हंसी में हंस पड़ी। सुनो, ये देखो। वह अपनी अटैची तक गई, एक झटके से एक फाइल निकाल लाई। फिर फाइल उसने मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, इन्हें देखो और बतलाओ कि तुम ठीक तरह चलोगे या नहीं। मैंने फाइल खोली और मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। फाइल में उन खतों की फोटोस्टेट कॉपियां लगी हुई थी जिन्हें लेकर अपर्णा की दौलत छिन सकती थी। मैं फिर से रैगरपुरे में पहुंच सकता था। वह मुस्कुरा रही थी और मुझे इस तरह देख रही थी जैसे एक कार्टून फिल्म देख रही हो। बेशक मैं अपने हाव भाव और हरकतों में कार्टून ही हो गया था। बहुत खतरनाक चीज उसके हाथ में थी, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक वह थी। मैं झुंझलाकर रह गया। तुम चाहो तो ये फाइल ले जा सकते हो। मेरे पास इसकी दूसरी प्रतियां भी मौजूद हैं। अगर तुम समझते हो कि तुम उस छिपकली को लेकर स्वर्ग की दीवारें चढ़ जाओगे तो तुम्हें गलतफहमी है। तुम्हें और उसे याद रखना होगा कि तुम्हारी पूंछें कटी हुई हैं, और कभी भी उन पर कानूनी वसीयत की धाराओं वाली चींटियां चिपक सकती हैं। तुम दोनों नर्क में जा गिरोगे, और मेरा ख्याल है तुम इतनी समझदार हो कि ऐसा न चाहो। वह मुड़ी और उसने एक सिगरेट सुलगा ली, कुछ कष्ट छोड़े और फिर से मुझे देखा। अब शांत थी, पर पसीने से नहाए हुए मैंने महसूस किया कि उसकी शांति एक मरघट में प्रेत की उपस्थिति जैसी शांति है। इसे वीरानगी कहना ज़्यादा ठीक होगा। बैठो और अच्छे बच्चों की तरह बात सुनो। मैं चुपचाप बैठ गया। अब मेरे पास सोचने समझने को कुछ नहीं था। मुझे सिर्फ उसका हुक्म सुनना था, फिर निभाना भी था। इसलिए कि मैं अब वापस रैगरपुरे में जाना तो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने कहा था। बुलबुल के बैग से निकालने के फौरन बाद
मैंने इसकी कॉपियाँ करवा ली थी। मैं जानती थी कि तुम जैसा छछूंदर कभी भी किसी भी बिल में समा सकता है और मुझे तुम्हें काबू करने की दवा पास रखनी चाहिए। यह सारा इतिहास मत सुनाओ, बोलो कि अब तुम क्या चाहती हो, मैंने क्रोध से कांपते हुए कहा। हमारी योजना पूरी होगी और तुम अब वैसी कोई बदमाशी नहीं कर सकोगे जैसी तुमने की है। कल परसों में हम फिर मिलेंगे, अब तुम जा सकते हो। उसने बात खत्म की और मुझे लगा जैसे उसने एक नौकर की तरह मुझे बाहर निकाल दिया है। मैं चुपचाप उठा और लौट पड़ा। अपर्णा को सही कर लेने के साथ मैंने यह नया खतरा मोल ले लिया था। नादिरा वश में नहीं आई तो मैं ही नहीं, हम दोनों चौपट हो सकते थे। वह किस तरह की खतरनाक औरत है और कहाँ तक जा सकती है, इसका पूरा अनुमान मुझे अभी हुआ था। यह भी साफ था कि उस जैसी औरत से शादी करने की कल्पना ऐसे ही थी जैसे गुब्बारे में बैठकर विश्व यात्रा की जाए। उसकी वफादारी का गुब्बारा कभी भी फूट सकता था और मेरी मोहब्बत और आशिकी के परखच्चे उड़ सकते थे। मुझे नादिरा से भुगतना होगा, पर उससे भी पहले जाने क्यों मुझे किचलू पर चिढ़ हो रही थी। यह कमबख्त है क्या भला? किचलू का अचानक बीच में कूद आना कुछ ऐसा ही था जैसे गैंडों की लड़ाई में गधा आकर उन्हें ठेलने लगे और उनकी आवाज़ में ही गुर्राए। मैं किनारे पर खड़ा सिगरेट की कश खींचता हुआ यहाँ वहाँ नजरें दौड़ा रहा था। अचानक मैंने देखा किचलू वंदना के शिकारे से निकल रहा है। यह वंदना भी अजीब लगी मुझे। जाने क्यों मैंने महसूस किया कि गैंडों के युद्ध में कूदे गधे के अलावा सीन में एक चौथी चीज भी है, ऐसे ही जैसे दूर खड़ी लोमड़ी तालियां बजा रही हो। क्या ही अजीब और घोटालों से भरा मामला है, मैंने सोचा। फिर मुझे लगा कि वंदना से मिलकर बात करनी चाहिए। एक और जाकर किचलू गायब हो गया था। मैंने अपने शिकारी की ओर देखा। असद मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने उसे संकेत से अपने पास बुलाया। जब वह आ गया तो मैंने कहा, तुम तो यहीं के हो, किचलू साहब भी यहीं के हैं? कौन? वही साहब जो अभी अभी उस शिकारी से निकले हैं, असद ने पूछा। उसका संकेत वंदना के शिकारी की तरफ था। हाँ, यह यहाँ के रहने वाले नहीं हैं साहब, असद ने बतलाया। यह तो ठीक से कश्मीरी जबान भी नहीं जानते। हैं तो कश्मीरी, मगर कहीं यूपी के हैं। अभी अभी कोई 5-6 महीने से यहाँ हैं। मैं पूरी तरह चौंक गया। तुम्हें ठीक तरह मालूम है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मैं उलझन में पड़ गया। मुझे याद था, रास्ते में अपर्णा ने मुझे बतलाया था कि किचलू पुराना आदमी है, कई बरस से है, कश्मीर का है। तब अपर्णा ने मुझे धोखे में रखा था। और अगर किचलू को लेकर वह इतनी रहस्यमयी थी तो क्यों? उसने यह क्यों छिपाया कि किचलू कश्मीरी होते हुए भी कश्मीर का नहीं है? फिर किचलू जिस तरह उस पर हावी था, यह भी अपने आप में कुछ अजीबोगरीब ही लगा मुझे। मैंने एक गहरी सांस ली। असद ने बहुत कीमती जानकारी दी थी। मैं कुछ कहूँ इसके पहले ही असद बोला था, और गुस्ताखी माफ़ हो साहब, किचलू साहब है ना, इस औरत के चक्कर में है जो उस शिकारे पर करीब 5-6 महीने से रह रही है। कौन सी औरत? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।